हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलो आज का लेक्चर बीज गणित के सेकंड लेक्चर लेके आए आप लोग के बीच। यदि आप लोग अभी तक हमारा पहला लेक्चर बीज गणित का नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के बीज गणित का पहला लेक्चर आप लोग ढूंढ के देख ले, तभी आपको सेकंड लेक्चर समझ में आएंगे। तो बीज गणित को पूरे आसान में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियो के अंत तक जुड़े रहे और पूरे बीज गणित को सीखने की कोशिश करेंगे। चलो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बीजीय गणित के पद तक सीखे थे कि बीज गणित का पद को कैसे पता करते हैं कि किस बीजीय गणित में कितना पद है, उसके पद को छांटने, पहचानने और पदों की संख्या को गिनती करने के तरीका के बारे में जाने थे। चलो सेकंड लेक्चर में हम लेकर के आए हैं बीज गणित के घात से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो चलो बीज गणित के घात से स्टार्ट करते हैं। बीजीय व्यंजक के घात। बीजीय व्यंजक के घात। सबसे पहले जानते हैं कि बीजीय व्यंजक के घात होता क्या है। बीजीय व्यंजक में चर के घात को हम लोग बीजीय व्यंजक का घात कहते हैं। तो अब बीजीय व्यंजक के घात के प्रकार होते हैं। तो कौन सा प्रकार होते हैं बीजीय व्यंजक के घात के? पहला एक घाती, एक घाती, एक घातीय बीजीय व्यंजक। दूसरा होता है द्विघातीय बीजीय व्यंजक। द्विघातीय बीजीय व्यंजक। द्विघातीय बीजीय व्यंजक। तीसरा त्रिघातीय बीजीय व्यंजक। और भी होते हैं। तो हम इस लेक्चर में त्रिघातीय तक का चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, एक घातीय बीजीय व्यंजक के बारे में सबसे पहले हम उदाहरण से समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात जान लेते हैं। हम अभी बताए कि बीजीय व्यंजक का घात क्या होता है। तो बीजीय व्यंजक के पद में चर के घात को हम लोग बीजीय व्यंजक का घात कहते हैं। तो एक घातीय बीजीय व्यंजक कहने का मतलब ये हुआ कि बीजीय व्यंजक के पद में चर का घात सर्वाधिक घात एक होनी चाहिए, तो वह एक घातीय बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। जैसे उदाहरण से समझते हैं हम लोग कि एक घातीय में जैसे 2x में एक पद है 2x बीजीय व्यंजक का, जिसमें चर x का सर्वाधिक घात एक है, अर्थात यह एक घातीय बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। दूसरा जैसे उदाहरण से समझ लेते हैं 3x, इसमें भी x की सर्वाधिक घात एक है, तो यह एक घातीय बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। चर को बदल देते हैं, 4y ले लिया, चर बदल गए लेकिन उसके घात अभी भी एक ही है, अर्थात यह एक घातीय बीजीय व्यंजक ही होंगे। इस तरह के और भी उदाहरण लिया जा सकता है, तो हम ETC कर देते हैं। अब द्विघातीय बीजीय व्यंजक क्या होता है? तो बीजीय व्यंजक के पद में चर के सर्वाधिक घात अगर 2 हो तो वह द्विघातीय बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। चर के घात 2 होनी चाहिए, सर्वाधिक घात 2 होनी चाहिए। 5x पर पावर 2 है, इसमें चर x की सर्वाधिक घात 2 है,
यानी इस बीजीय व्यंजक का सर्वाधिक घात 2 है, इसीलिए यह द्विघातीय बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। या एक और एग्जांपल 3ay² - 6, इसमें देखो चर क्या है, y है, y की सर्वाधिक घात क्या है, 2 है। अब कहोगे 6 में चर है कहाँ, तो अभी हम इससे पहले चर्चा कर देते हैं कि 6 को हम 6 × 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो 6 को 6 × 1 के रूप में जो लिखते हैं और 1 को हम लोग लिखते हैं कि y पर पावर 0, यानी किसी संख्या पर पावर 0 का मान 1 के बराबर होता है, इसीलिए 6 को 6 × y पर पावर 0 के रूप में भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर इस बीजीय व्यंजक के पद में y का 3y² में y की घात 2 और 6 में y की घात 0 है, यानी शून्य घात है। तो इस बीजीय व्यंजक के सर्वाधिक घात क्या है, 2 है। अतः यह 3y - 6 एक द्विघाती बीजीय व्यंजक के पद है। अगला 5x - 6x², इसमें देखो चर 5x में चर की घात 1 है, 6x² में चर की सर्वाधिक घात 2 है, अतः यह पद एक द्विघातीय पद को इंगित करता है। समझ में आया? चलो ETC। अगला त्रिघातीय बीजीय व्यंजक है, इसका एग्जांपल से समझते हैं इसको। त्रिघातीय कहने का मतलब बीजीय व्यंजक में चर का सर्वाधिक घात 3 होनी चाहिए, तो वह त्रिघातीय बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। जैसे x3, इसमें चर की घात क्या है, 3 है, यानी क्यूब है, तो यह त्रिघातीय बीजीय व्यंजक के पद कहलाएंगे। जैसे 5y³ - 6y² - 5 है। इसमें कहा जाए कि यह कौन सा बीजीय व्यंजक के पद है, तो सबसे पहले देखना है कि बीजीय व्यंजक में चर की सर्वाधिक घात क्या है। उसी के आधार पर हम लोग इसको जज करेंगे कि यह एक घातीय बीजीय व्यंजक है या फिर द्विघातीय है या फिर त्रिघातीय है। तो इसमें 5y³ में y की सर्वाधिक घात 3 है, 6y² में y की सर्वाधिक घात 2 है और 5 में y की सर्वाधिक घात 0 है। तो इस बीजीय व्यंजक के पद में y की सर्वाधिक घात 3 है, अतः यह बीजीय व्यंजक का पद एक त्रिघातीय बीजीय व्यंजक को सूचित करता है। कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं त्रिघातीय बीजीय व्यंजक तक में आप लोग को पूरे आसान भाषाओं में समझ में आया होगा। चलो बीजीय व्यंजक के घात के बारे में हम लोग समझ चुके हैं और एक और इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं, शून्य घाती क्या होता है। तो हमने शून्य घाती का यहाँ पर जिक्र किया था। तो शून्य घाती क्या होता है, तो बीजीय व्यंजक के पद में अगर चर का घात 0 हो तो वह शून्य घाती बीजीय व्यंजक के पद कहलाते हैं। यानी एक बात से और समझ लीजिए कि शून्य घाती कहने का मतलब ये हुआ कि चर का घात 0 होना, और यदि चर का घात 0 होगा तो उस बीजीय व्यंजक का मान 1 के बराबर होता है। यानी अगर हम y पर पावर 0 लिखे तो इसका मान 1 के बराबर होता है। तो इसी को शून्य घाती बीजीय व्यंजक के पद कहते हैं। यानी कि y की या फिर चर की सर्वाधिक घात 0 हो तो उसे शून्य घाती बीजीय व्यंजक के पद कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बीजीय व्यंजक से रिलेटेड हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो हम हेडलाइन बना देते हैं। यहां पर क्या सब पढ़ना है इस लेक्चर में आगे। बीजीय व्यंजक के जोड़, बीजीय व्यंजक के घटाव, बीजीय व्यंजक के गुणा, और बीजीय व्यंजक के भाग, बीजीय व्यंजक के भाग बीजीय व्यंजक का एचसीएफ एंड एलसीएम, बीजीय व्यंजक का HCF यानी मॉसो एंड LCM। तो बारी बारी से हम लोग सभी पॉइंट को पढ़ते हैं। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बीजीय व्यंजक के जोड़ से। बीजीय व्यंजक के जोड़ से बीजीय व्यंजक के जोड़ कहने का मतलब बीजीय व्यंजक के समान पदों को एक साथ रखना ही बीजीय व्यंजक के जोड़ कहलाते हैं। जैसे अब देखो, अगर हम 5x² में बोले 6y² को जोड़ो, क्या ये जुड़ेंगे? नहीं। क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्योंकि इसके चर जो है अलग अलग है, मतलब यह समान पद नहीं है। समान पद ही आपस में जुड़ते हैं, घटते हैं। तो जोड़ में जब तक पद समान ना हो तब तक ना हम उसे जोड़ सकते हैं और ना ही उसे घटा सकते हैं। तो 5x² को 6y² के साथ हमें जोड़ना है। क्या ये जुड़ेंगे? नहीं। तो सबसे पहले समान पदों को एक साथ जोड़ते हैं। तो जैसे 2x + 5y में हमको जोड़ना है 6x - 7y को जोड़ना है। जब इसे हम जोड़ते हैं 6x के साथ कभी भी 5y नहीं जोड़ सकते, क्योंकि दोनों का चर अलग अलग है, यानी दोनों पद भी अलग अलग हैं। अलग अलग पद कभी भी आपस में नहीं जुड़ते हैं। तो 6x किसके साथ जुड़ेंगे? तो 6x 2x के साथ जुड़ेंगे और 7y 5y के साथ ही जुड़ेंगे, अदरवाइज ये नहीं जुड़ेंगे। तो 6x प्लस में 6x है, प्लस में 2x है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 6 × 2 = 8x हो जाएगा। अब देखो 5y प्लस में है, 7y माइनस में है। 5 यानी कि 5 रुपए आपके पास है और 7 रुपए कर्जा है। तो आपके पास क्या बचेंगे? आपके जेब में धन बचेंगे या फिर लॉस यानी कर्जा ही बचेंगे?
तो कर्जा बचने को हम लोग माइनस से सूचित करते हैं। कर्जा को किससे सूचित करते हैं? माइनस से सूचित करते हैं। तो देखो 7 रुपए का कर्जा है, 5 रुपए आपके पास है, तो आप चाहोगे सबसे पहले कर्जा तोड़ लें। तो अगर आप कर्जा तोड़ोगे फिर भी तो आपके पास क्या बचेगा? कर्जा ही ना बचेगा। कितना बचेगा? 2 रुपए की कर्जा बचेगा। और कर्जा को किससे लिखते हैं? माइनस से लिखते हैं। तो माइनस में बच जाएगा 2y। कोई दिक्कत नहीं। चलो एक दो उदाहरण और लेते हैं। जैसे मान लो 5x² प्लस 6x प्लस 10, 8x² माइनस 10x प्लस 30 को हमें जोड़ना है। देखो इसमें 3 पद है, तीनों पद को आपस में जोड़ना है। सबसे पहले देखो 5x² प्लस में है, 8x² प्लस में है, प्लस प्लस जुड़ जाएंगे और चिन्ह भी किसका रहेंगे? प्लस का, क्योंकि प्लस जोड़ प्लस बराबर प्लस ही रहता है। तो 8 5 13, x² है तो x² ही रहेगा। ओ सॉरी 13x² और 6x प्लस में है, 10x माइनस में है, यानी 6 रुपए आपके पास है और 10 रुपए का कर्जा है। आप सबसे पहले कर्जा तोड़ोगे फिर भी आपके पास क्या बचेगा? कर्जा ही बचेगा। कितना का? तो 10 में से 6 चला गया, फिर भी आपके पास 4 रुपए का कर्जा बचेगा। कर्जा को किससे लिखते हैं? तो माइनस चिन्हों के साथ। तो माइनस 4x, 10 प्लस में है, 30 प्लस में है, दोनों जुड़ जाएंगे, 30 10 40। और देखते हैं उदाहरण से। 5y³ माइनस 6x² प्लस 10z 8x³ माइनस 10y² प्लस 9z को हमें जोड़ना है। हम इससे पहले ही बताए इस बात के बारे में कि जब तक सेम पद नहीं होगा तब तक वह आपस में नहीं जुड़ेंगे। अगर हम आपको कहें कि 2 घोड़ा और 3 बकरी को जोड़ो, कितना होगा? तो क्या बोलोगे? 5? नहीं, बिल्कुल गलत जवाब। 2 घोड़ा 3 बकरी आपस में कभी नहीं जुड़ेंगे, इसीलिए 2 घोड़ा और 3 बकरी बराबर 2 घोड़ा 3 बकरी ही होंगे। कोई दिक्कत नहीं। चलो इसी सिद्धांत का प्रयोग यहां भी होता है। देखो 5y³ है ऊपर में, y³ वाला पद है नीचे में? क्या नहीं है। तो मतलब y³ अकेला y³ ही रह जाएंगे, क्योंकि उसको जोड़ने वाला कोई पद नीचे में नहीं है। तो 5y³ को जस का तस हम उतार देंगे। अब देखो 6x² वाला है, नीचे x³ वाला है, पद सेम नहीं है, इसलिए हम इसे भी नहीं जोड़ सकते। तो ये भी जस का तस ही उतर जाएंगे, माइनस 6x²। अब देखो 8x³ ये भी तो बच गए, ऊपर में x³ का कोई पद नहीं है, तो ये भी जस का तस जोड़ में आ जाएंगे, 8x³ और 10y² ऊपर में भी नहीं है, तो मतलब ये भी पद जस का तस आ जाएंगे, लेकिन चिन्ह इसके साथ माइनस का है तो माइनस चिन्हों के साथ ही आएंगे। तो चलो माइनस चिन्हों के साथ इसे भी इसमें रख देते हैं, 10y²। अब देखो z वाला पद 10z है यहाँ प्लस में, 9z है यहाँ प्लस में, क्या हो जाएगा? 10 9 19 z प्लस में, 19z प्लस में। उम्मीद करते हैं बीजीय गणित के जोड़ आपको समझ में आ गए। अगला पॉइंट है बीजीय व्यंजक के घटाव। तो हम लोग बीजीय व्यंजक के घटाव की तरफ बढ़ते हैं।
बीजीय व्यंजक के घटाओ। देखो, बीजीय व्यंजक के घटों को सीखने से पहले एक बात को याद रखना बहुत ही जरूरी है। घटों का बात आया जैसे ही तो बस दिमाग में एक बात खटकनी चाहिए, घटाओ यानी साइन चेंजिंग। घटाओ यानी साइन चेंजिंग। बीजीय व्यंजक की घटों का चर्चा हो, जैसे ही घटों की बात आए तो सीधा दिमाग में एक बात खटकनी चाहिए कि घटाओ यानी साइन चेंजिंग। तो बीजीय व्यंजक के घटों का सबसे मूल्य फैक्टर है कि इसमें साइन चेंज हो जाते हैं। साइन चेंज कहने का मतलब यदि प्लस में है पद तो वह माइनस में हो जाएंगे, और यदि माइनस में है तो वह प्लस में हो जाएंगे। तो चलो इसको शुरू करते हैं, उदाहरण से समझते हैं। 3x माइनस 10y प्लस 5, नीचे 6x प्लस 12y माइनस 6 को घटाना है। क्या करना है? घटाना है। जब इसे घटाना है तो घटों में क्या होता है? साइन चेंजिंग। सीधा खटकना है दिमाग में तुरंत, जैसे ही घटाओ का नाम आए तो सीधा दिमाग में आनी चाहिए घटाओ यानी साइन चेंजिंग। तो अब देखो यहाँ 6 के पीछे में कोई साइन नहीं है, तो जब किसी संख्या के पीछे में कोई साइन नहीं होती है तो वहां कौन सा साइन छिपा होता है? प्लस की साइन। तो 6 के पीछे में प्लस का साइन है, तो जब ये चेंज होंगे तो कौन सी साइन आएगी? तो प्लस का माइनस, और ये प्लस का है तो इसके नीचे में भी माइनस। मतलब अब ये प्लस का मान खत्म हो चुका है और सिर्फ ये माइनस के अनुसार ही ये क्रिया करेंगे। अब ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएंगे। अब इसे हम सिंपल जोड़ की तरह कर सकते हैं। घटाओ भी वैसा ही होता है जैसा जोड़ होता है, लेकिन इसमें एक ही पॉइंट होता है एक्स्ट्रा, जो होता है साइन चेंजिंग का फैक्टर। तो अगर आपको साइन चेंजिंग हो गया तो जिस तरह भिन्न बीजीय व्यंजक के जोड़ को बनाए थे सेम उसी पैटर्न से हम घटों को भी कर लेंगे। ठीक है, अब साइन चेंजिंग हो चुका है। अब ऊपर वाले साइन का कोई मान्य नहीं है, जो नीचे में हमने साइन बदल के लिखा है उस साइन के अनुसार इसका हल होगा। अब देखो, ऊपर में प्लस 3x है, नीचे में माइनस 6x है। 3 रुपए आपके पास है और 6 रुपए का कर्जा है। जब 3 रुपए आप इनको दे दोगे फिर भी आपके पास क्या बचेगा? कर्जा ही ना, क्योंकि कर्जा ज्यादा था। जब कर्जा ज्यादा हो तो कर्जा ही बचेगा, तो कर्जा में आएगा कितना? माइनस 3x। अब देखो, कर्जा में 10 ऊपर में भी है और नीचे में भी 12 कर्जा में ही है, तो कर्जा तो जुड़ जाता है ना। माइनस माइनस, अब माइनस इंटू माइनस अगर हो तो वो प्लस होता है, लेकिन जब माइनस में माइनस को जोड़ते हैं तो भी वो क्या होता है? माइनस ही होता है। ये बात दिमाग में बैठाना, ये नहीं सीधा दिमाग में खटकेगा कि माइनस माइनस प्लस, नहीं। माइनस माइनस प्लस कब होगा? तो जब गुना का फैक्टर आएगा तब माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन जब जोड़ का फैक्टर आए तो माइनस 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 ही होगा, क्योंकि आपके पास 3 रुपए का कर्जा था और 7 रुपए का ले लिया कुछ, तो कर्जा बढ़ेगा या फिर कर्जा घट जाएगा? कर्जा बढ़ना स्वाभाविक है। जब कर्जा बढ़ा तो मतलब दोनों ऐड हो गया, तो यही फंक्शन यहाँ कार्य करता है। तो 10 माइनस में था और 12 भी माइनस में है, तो 10 10 20 2 22, 22 किस में? माइनस में, माइनस में 22 हुआ है। अब देखो, 5 प्लस में 6 प्लस में 6 5 11 प्लस में, कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा। चलो दूसरा उदाहरण लेते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, 5y स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 12, इसको हमें घटाना है। घटाओ यानी साइन चेंजिंग, तो सबसे पहले इसका साइन चेंज करेंगे। प्लस है माइनस बन जाएंगे, माइनस है प्लस बन जाएंगे,
प्लस है माइनस बन जाएंगे। अब फिर जोड़ के तरह ही इसका कैलकुलेशन करेंगे। अब ऊपर वाले साइन का मान खत्म हो चुका है, नीचे वाला साइन सर्वमान है। 5x स्क्वायर प्लस में है 5y स्क्वायर, इसमें देखो x स्क्वायर का पद है यहाँ पर नहीं यहाँ पर, तो 5x स्क्वायर यहाँ पर प्लस में है और 8x स्क्वायर भी यहाँ पर प्लस में ही है, तो 8 5 13, 13x स्क्वायर वो भी किस में प्लस में, 13x स्क्वायर। सेकेंड 6x, लेकिन इधर 5y स्क्वायर है, ऊपर में 5y स्क्वायर है क्या, नहीं, तो ये पद को जस का तस ही नीचे रख देंगे। जोड़ में हमने समझा था, तो ये माइनस में है तो माइनस में ही रखेंगे, -5y स्क्वायर। और फिर है 8x स्क्वायर का क्रिया हो चुका है, 6x, नीचे में x वाली पद है क्या, नहीं, तो ऊपर में -6x है तो ये भी आ जाएंगे -6x ज्यों का त्यों। अब देखो 10 प्लस में है 12 माइनस में है, 12 रुपए की कर्जा है, 10 रुपए अगर आप उनको दे दोगे तो कितना बचेगा, 2 रुपए आपके पास बचेंगे या फिर कर्जा बचेगा, स्वाभाविक। तो कर्जा बचेंगे तो कर्जा को किससे लिखते हैं, माइनस चिन्हों के साथ, तो -2 हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं बीजीय व्यंजक के घटों भी आपको समझ में आए होंगे। अगला टॉपिक है बीजीय व्यंजक के गुणा। बीजीय व्यंजक के गुणा। तो बीजीय व्यंजक के गुणा को समझते हैं उदाहरण से। अगर 5x को मल्टीप्लाई करने की बात आए 6x के साथ, तो अब देखो 5, सबसे पहले 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि संख्यात्मक पद को सबसे पहले मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो 5 छाके 30। लेकिन जब x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x गुना x बराबर क्या होगा, तो जरा ध्यान से इधर देखो। अगर हम बोले कि 10 गुना 10, तो इसको क्या लिखते हैं, 10 पर पावर 2। यदि हम बोले 5 गुना 5 गुना 5, तो इसको क्या लिखते हैं, 5 पर पावर 3। ऐसा क्यों करते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिए। किसी संख्या को जितना बार मल्टीप्लाई करते हैं या जितना बार मल्टीप्लाई होता है, उतना उस संख्या पर पावर के रूप में भी हम लिखते हैं। जैसे 10 अगर 2 बार मल्टीप्लाई में है तो 10 पर पावर 2 लिखते हैं। अगर 10 50 बार मल्टीप्लाई में होता तो 10 पर पावर 50 लिखते हैं। उसी प्रकार 5 पर पावर 5 3 बार मल्टीपल में है, तो यानी 5 पर पावर 3 रखा, कोई दिक्कत नहीं। तो उसी तरह यहाँ x देखो 2 बार मल्टीपल में है, तो x गुना x जब करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 गो x है तो x पर पावर क्या लिखेंगे, 2, कोई दिक्कत नहीं। ये तो सिंपल था। चल दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे हम बोल दे 6x स्क्वायर गुना 5y स्क्वायर कितना, तो सबसे पहले 6 और 5 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 6 इंटू 5 इक्वल्स टू 30, और x स्क्वायर को y के साथ मल्टीपल करेंगे। अब कहोगे कि x स्क्वायर है y स्क्वायर है, यानी x y पर पावर 4 हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दिखाते हैं इधर देखो। अगर हम बोले 2 गुना 3 है हमारे पास, गुना 2 है, 2 गुना 3 गुना 6 गुना 5 या कुछ भी है,
तो इसको अगर हम बोले तो क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4? नहीं, क्योंकि सारे संख्या बदला हुआ है, तो बदले हुए संख्या को हम कभी भी घात के रूप में नहीं लिख सकते हैं। घात के रूप में किसी भी संख्या को तभी लिखते हैं जब सेम संख्या रिपीट हो, सेम संख्या रिपीट होकर के मल्टीप्लाई में हो, तो हम उसे घात के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर एक अलग पद है, वाई स्क्वायर एक अलग पद है। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अलग अलग पद है, जब इसको गुना करेंगे तो दोनों आपस में चिपक जाएंगे, लेकिन उसके साथ कोई भी पावर का खेल नहीं करेगा, पड़ोस में आके बैठ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर यहाँ आ ही गया, वो कहेगा हम भी तुम्हारे पड़ोस में आना चाहते हैं, तो इसे भी पड़ोस में बैठा लेगा, लेकिन इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया 30 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलो और उदाहरण से समझते हैं गुना को। अगर 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 को गुना करने बोले हमको 3x प्लस 5 से, इससे मल्टीप्लाई करने बोले तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सिंपल है, सिंपल सा फंडा है, बता रहा हूं, बड़ी ध्यान से समझो, कहीं कुछ भी परेशानी नहीं आएगी, नजर बोर्ड पे जमाई रखो। देखो सबसे पहले इन 2 पद हैं, इधर 3 पद हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इधर भी 3 पद होता, 5 पद होता, तब भी कोई दिक्कत नहीं। सिंपल फंडा है, इसको अपनाओ, खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। किसी भी एक पद को उठाओ, चाहे इनमें से करोगे तो तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनमें छोटा है 2 पद है, तो हम एक पद को उठाते हैं। 3x को उठाए तो 3x को एक बार 5x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको उठाए तो इनसे एक बार इनके साथ मल्टीप्लाई कराना है, फिर इसको उठाए तो इनको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कराना है। ठीक, किसी पद को उठाए तो उनसे तीनों में मल्टीप्लाई कराएंगे, जितना होगा उसको लिख लेंगे। फिर अगर पहले लिख लेते हैं, 3x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5x स्क्वायर में, तो 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया के 15। अब देखो x स्क्वायर है और x है, तो इधर देखो अगर x स्क्वायर गुना x है, यानी कहने का मतलब 10 स्क्वायर गुना 10 है मेरे पास, तो इसको क्या लिखते हैं? तो अब आप ही बताओ। अगर घातांक पढ़े हो तो सिंपल तुम फार्मूला का इस्तेमाल करके निकाल सकते हो कि यदि आधार सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा 10 पर पावर 2 जोड़ 1 बराबर 10 पर पावर 3। लेकिन अगर वो नहीं जानते हो तो ध्यान से समझो, अगर घातांक नहीं पढ़े हो तो ध्यान से समझो, अगर 10 पर पावर 2 है तो इसको तो यही लिखते हैं ना कि 10 गुना 10, 2 बार 10 को, और एक 10 से और मल्टीप्लाई करना था, एक 10 और लिख लिया, अब 3 10 हो गया, तो जब 3 10 होता है तो इसको क्या लिखते हैं? 10 पर पावर 3। सिंपल सी बात। सेम वही फंडा अपनाएंगे, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, एक्स स्क्वायर को जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 2 और पावर 1 कुछ नहीं है तो 1 है, 2 1 3 हो गया, एक्स पर पावर 3 हो गया। उसके बाद जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह देंगे, फिर नीचे से लिख लेते हैं 15 एक्स पर पावर 3। फिर जब 3x को 6x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर। फिर जब 3x को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 3 बराबर 30, x है, x तो x ही रह जाएगा। पहला क्रिया खत्म। अब दूसरा पद उठाएंगे, क्या है? 5। 5 से इन सारे संख्याओं में फिर एक बार मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। 5 को उठाए तो अब 5 से भी इन तीनों संख्याओं में गुना होगा, सबसे पहले इसमें, फिर 5 को उठाए तो 5 से होगा इसमें, फिर 5 को उठाए तो 5 से होगा इसमें, गुना करके जो आया उसको लिख दो। तो देखो 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर,
5 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 के 30, एक्स का एक्स ही रहेगा। और 5 को जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 10 50। अब देखो, अब ये गुना हो चुका है। अब इसमें समान पद को जोड़ के एक साथ लिख दो। समान पद कौन सा है? एक्स क्यूब वाला और है क्या? नहीं है, तो यही रह जाएगा 15x3। एक्स स्क्वायर वाला पद है क्या? हाँ है। यहाँ पर 18x स्क्वायर है और वहां पर 25x स्क्वायर है, तो दोनों को जोड़ लो। 25 और 18 कितना होता है? 43, तो हो गया 43x स्क्वायर। और देखो x वाला पद कौन कौन सा है? ये भी 30 है, ये भी 30 है, 30 30 60x। और कांस्टेंट पद कौन सा है? तो एक ही है कांस्टेंट पद, जो है 50, तो 50 + 50 हो गया। यही हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं आया होगा आप लोग को, उम्मीद करते हैं गुना भी समझ में आ ही गया होगा। अब है अगला बीजीय व्यंजक के भाग। कोई दिक्कत है? नहीं। चलो अगला है बीजीय व्यंजक के भाग। बीजीय व्यंजक के भाग। इसको भी समझते हैं उदाहरण के थ्रू। यदि हमको भाग करने दे 5x स्क्वायर में, भाग अगर दे हमको 5x स्क्वायर में अगर 10x से भाग करने को बोले, तो भाग का मतलब होता है कि जिससे भागा देना होता है उसको नीचे में रखते हैं, और जिसमें भागा देना होता है उसको ऊपर में रखते हैं। तो 5x स्क्वायर है तो इसको 5x स्क्वायर ऊपर में रखेंगे, और जिससे भागा देना है उसको नीचे में रखेंगे 10x। ठीक। अब देखो इसको और अलग कर लेते हैं। 5x स्क्वायर में 5x इंटू एक्स स्क्वायर को तो लिख सकते हैं ना। एक्स स्क्वायर का मतलब x 2 बार मल्टीपल में है, तो उसको लिख दिया मैंने 5 इंटू एक्स इंटू एक्स। और 10 है तो 10 को चाहो तो तुम 10 भी रख सकते हो, या 10 को 5 इंटू 2 के रूप में भी लिख सकते हो। तो चलो हम 10 को 10 ही रहने देते हैं और x को x। अब देखो x से x कट जाएगा, x से x कट जाएगा, 5 से 5 दूनी 10 कट जाएगा, तो ये आंसर क्या आया हमारा? x/2। x/2 आया। कोई दिक्कत नहीं। चल और थोड़ा बड़ा लेकर के देखते हैं। यदि हमको x - 2 से भागा करने को आ जाए x² - 6x + 8 में, तो क्या होगा? जब भाग करने की बात आए तो सबसे पहले इसकी जो सर्वाधिक घात वाले पद होते हैं, मुझे उसे हटाने की कोशिश करनी है। अगर भाग की क्रिया संपन्न करनी है तो सबसे पहले इसके सर्वाधिक घात, जिसमें हम भाग दे रहे हैं, उसके सर्वाधिक घात को हटाने की कोशिश करेंगे, उसमें भाग लगाएंगे। तो सर्वाधिक घात वाला पद क्या है? x²। तो x को कितना से मल्टीप्लाई करें कि x² हो जाएंगे? तो सिंपल सी बात है, x यानी x पर पावर 1 और x² यानी x 2 बार मल्टीपल में, तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x² हो जाएगा? तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो x² होगा। तो चलो x है तो x मर्तबा अगर लगाते हैं तो x इंटू x² हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने बताया था गुना में कि जब इससे गुना करेंगे तो दोनों पदों में गुना होगा,
जब x से x में किए तो x स्क्वायर हुआ, लेकिन x से मुझे 2 के साथ भी करना होगा ना। तो जब x को 2 के साथ करेंगे तो माइनस 2x हो जाएंगे ना, 2x हो गए। और देखो भाग में क्या करते हैं इधर समझते हैं। जैसे 5 से भागा, मान लो मुझे 28 में देना है, तो 25 लगाए तो क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं क्या? नहीं, इसमें से इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। 8 में से 5 गया 3 और ये कट गया, 3 शेषफल बोलते हैं। कहां से आया? तो उसमें भाजक भाज्य में से घटाने पर। तो सेम यहां भी वही करेंगे, जो है इसको घटाते हैं। और हमको मालूम है कि ये बीजीय व्यंजक का घटो बन चुका है। तो बीजीय व्यंजक के घटों में क्या करते हैं, बीजीय व्यंजक का घटो यानी साइन चेंजिंग। तो साइन चेंज करेंगे सर्वप्रथम, तो साइन चेंज होगा, ये प्लस में है तो माइनस बन जाएगा, माइनस है तो प्लस बन जाएगा। अब देखो प्लस माइनस कट जाएगा, और देखो -2x प्लस 2x, -6x प्लस 2x क्या बना लेगा, -4x। 6 रुपए कर्जा है, 2 रुपए तुम्हारे पास है, तुम दोगे तो क्या बचेगा, 4 रुपए कर्जा ही ना बचेगा। तो कर्जा में मैंने लिख दिया 4x, क्योंकि कर्जा को माइनस से लिखते हैं तो माइनस लिख दिया। प्लस में 8 है तो प्लस में 8 कर दिया। अब सेकेंड में जो मेरे पास आया है, अब इसको भाग लगानी है इसमें, तो इसकी जो सर्वाधिक घात है सबसे पहले उसको हम टारगेट करेंगे। तो सर्वाधिक घात क्या है इसमें, तो 8 में वह x की सर्वाधिक घात तो 0 है ना, x की सर्वाधिक घात 0 है, लेकिन यहां पर x की सर्वाधिक घात 1 है। सबसे पहले इसे हटाना है, और x को कितना से गुना करें कि x ही हो जाए, तो x को 1 से गुना करें तो x ही हो जाएगा। और x को कितना से गुना करें कि -4 हो जाएगा, तो x को कितना से गुना करें कि -4x हो जाएगा। तो x को -4 के साथ गुना करने पर -4x हो जाएगा। तो यहाँ पर -4 अगर लेते हैं तो -4 को जब x से गुना करेंगे तो -4x हो जाएगा। -4 को जब -2 के साथ गुना करेंगे, अब देखो गुना की बात है, तो माइनस गुना माइनस बराबर क्या होता है, घटो। माइनस गुना माइनस बराबर होता है प्लस, और माइनस जोड़ माइनस बराबर होता है माइनस। यही तभी से चर्चा कर रहे थे हम। तो जब अब देखो यहाँ पर गुना की बात आई है, जब गुना करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है ना, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 गुना 2 बराबर 8, तो प्लस में क्या हो गया 8। अब देखो सेम आया। अब फिर इसमें से इसको घटाना है, घटो यानी साइन चेंजिंग। तो साइन चेंज करेंगे, माइनस है क्या बनेगा प्लस, प्लस है क्या बनेगा माइनस। अब देखो प्लस माइनस खलास, प्लस माइनस खलास, यानी शेषफल 0 और भागफल x-4। कोई दिक्कत आए समझ में भागा? उम्मीद करते हैं भाग तक आप लोग को पूरे आसान भाषाओं में समझ में आया होगा। जो टॉपिक एक बच गए हैं वीडियो लॉन्ग हो जाएंगे, इसलिए मैं ये एचसीएफ और एलसीएम नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग को समझा देंगे। तो चलो आज के टॉपिक में इतना ही, और आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं, उसमें क्या सब पढ़ाएंगे वो मैं साइड में लिख देता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या लेकर के आने वाले हैं। बीजीय व्यंजक का एचसीएफ, बीजीय व्यंजक का HCF एंड LCM, समीकरण और बीजीय व्यंजक में अंतर, समीकरण और बीजीय व्यंजक में अंतर। फिर समीकरण को हल करने के तरीका, समीकरण को हल करने के नियम, पूरे स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। सारे लेक्चर को बड़ी ध्यान से देखो,
एक भी लेक्चर अगर छोड़ दोगे तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर शुरू से लेकर के लास्ट तक आप हमारे वीडियो में बने रहोगे तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो बीजीय व्यंजक से लेकर समीकरण गुणनखंड तक में आपको नहीं होगा। तो लास्ट तक जुड़े रहिए। समीकरण को हल करने का नियम, हल करने का नियम, इतना हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।